myself B.S. Rana from Rana Biology classes, Shastri Nagar, Ghaziabad. Today we are going to start a new chapter of class 11th, that is chapter number 8, Cell, the unit of life. And the things I am going to deliver through video lecture are light competitive level. So let's start the chapter. In previous classes you had studied that all the living organisms are made up of cell, and cell is the basic unit of life. So on the basis of number of cells, organisms are categorized into unicellular and multicellular organism. तो बेटा आप लोग सब पिछली क्लासेस में पढ़ के आए हैं, 9th के सिलेबस में भी आपने पढ़ा होगा कि सेल जो होती है ये एक बेसिक यूनिट है जिससे सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म बने हुए हैं। और सेल के नंबर के बेसिस पे, क्योंकि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो सिंगल सेल से बने हुए हैं, उन्हें हम यूनिसेलुलर कहते हैं, और कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो मोर देन वन सेल से बने होते हैं, उन्हें हम लोग मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के तौर पे जैसे अमीबा हो गए, बैक्टीरियाज हो गए, डायटम्स हो गए, दीज ऑल आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होंगे जैसे प्लांट्स और एनिमल्स। तो डेफिनेशन क्या होगी सेल की, तो यहां पे लिखी हुई है, आपको साथ साथ में उन पॉइंट्स को देखते हुए चलना है। तो सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो सेल क्या है, ये फंडामेंटल स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है लाइफ की, और ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल्स। अब थोड़ा सा हिस्ट्री वाले पार्ट की बात करते हैं कि सेल की डिस्कवरी किसने की थी। तो रॉबर्ट हुक वाज द फर्स्ट वन हु डिस्कवर्ड सेल इन non-living part of plant, that is cork cambium। तो रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, जो प्लांट का बाहर वाला जो बार्क होता है ट्री के, या जो कॉर्क कैम्बियम उसे हम लोग कह सकते हैं, ठीक है, उसमें फर्स्ट टाइम जो है सेल को ऑब्जर्व किया था। लेकिन वो जो सेल्स थी वो डेड सेल्स थी, और वहां पे उन्होंने जो स्ट्रक्चर देखा था इट वाज हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर। हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है कि जो वहां पे जो हनी बीज होती हैं, हनी बीज इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर फॉर्म करती हैं, ठीक है, बीहाइव्स जिन्हें हम लोग कहते हैं, और वहां पे एग्जैक्ट ऐसा कुछ स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। तो जो रॉबर्ट हुक ने पहली बार सेल के अंदर देखा था, इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर देखा था, और उन्होंने जो नाम दिया, देखिए सेल का जो पर्टिकुलर मीनिंग है, सेल इज अ लैटिन टर्म, तो इसका मतलब होता है अ लिटिल रूम। सेल का मतलब क्या होता है लैटिन में, अ लिटिल रूम। ओके, तो फर्स्ट साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक, जिन्होंने पहली बार सेल को ऑब्जर्व किया इन द कॉर्क कैम्बियम, दैट वाज द डेड सेल। बट जो फर्स्ट फ्री लिविंग सेल को ऑब्जर्व किया था वो एंटोन वॉन ल्यूनहॉक ने किया था। इन्होंने थोड़े से एडवांस माइक्रोस्कोप से फर्स्ट फ्री लिविंग सेल को ऑब्जर्व किया था। और वो फ्री लिविंग सेल्स कौन कौन सी हो सकती थी, जैसे बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, स्पर्मेटोजोआ और आरबीसीज। दीज ऑल आर द सेल्स जो ऑब्जर्व की गई थी ल्यूनहॉक के द्वारा। उसके बाद एक साइंटिस्ट आया जिनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने फर्स्ट टाइम न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। ही वॉज द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियस इनसाइड द सेल। अब जैसे जैसे एडवांसमेंट होती चली गई, ऐसे ऐसे माइक्रोस्कोप्स जो थे और जो साइंस थी, टेक्नोलॉजी थी, वो एडवांस होती चली गई। और जो माइक्रोस्कोप पहले लो पावर के हुआ करते थे, जो मैग्नीफाई इतना ज्यादा नहीं कर सकते थे, धीरे धीरे उनकी मैग्निफिकेशन पावर भी बढ़ती चली गई। क्यों? जो साइंस का डेवलपमेंट हुआ, अच्छे लेंस और डेवलप हो पाए, और जो माइक्रोस्कोप थे वो भी और अच्छे एडवांस आने लगे। तो अब हम लोग किसी भी सेल के अल्ट्रा स्ट्रक्चर को मैग्नीफाई करके देख सकते हैं। तो देखिए लास्ट पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि जो इन्वेंशन हुई माइक्रोस्कोप की, वो उसका क्या होता रहा, इंप्रूवमेंट होता रहा, और इंप्रूवमेंट होते होते लास्ट में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप फॉर्म हुए, और जिससे रिवील हो पाया जो स्ट्रक्चरल डिटेल था किसी सेल का। देखिए इनिशियली जो माइक्रोस्कोप बने थे वो लाइट माइक्रोस्कोप थे, वहां पे वो सिंगल लेंस को यूज करते थे जो रॉबर्ट हुक ने यूज किया था।
फिर 2 लेंस को यूज करके जो माइक्रोस्कोप बनाया था वो लियोनहॉक ने बनाया था। और आप लोग जो अपने स्कूल्स के अंदर लैब में यूज करते हो वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होते हैं। गॉट इट। और जो सबसे एडवांस टाइप के माइक्रोस्कोप होते हैं वो होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। क्योंकि देखिए लाइट माइक्रोस्कोप 75 to 250 टाइम्स किसी चीज को मैग्नीफाई करके दिखा सकते हैं। मैग्नीफाई का सिंपल मीनिंग आप समझ लीजिए क्या होगा। मैग्निफिकेशन है कि किसी चीज को कितना ज्यादा जूम करके आप देख सकते हो। सिमिलरली जो आपके लाइट माइक्रोस्कोप्स होते हैं, लाइट माइक्रोस्कोप 1000 टाइम तक किसी चीज को मैग्नीफाई करके दिखा सकते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स होते हैं वो 40,000 टाइम किसी चीज को मैग्नीफाई करके आप उसके स्ट्रक्चर को, डिटेल स्ट्रक्चर को स्टडी कर सकते हो। अब हम लोग बात करते हैं सेल थ्योरी की। तो देखिए सेल थ्योरी देने में 2 साइंटिस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था। इन ईयर 1838 साइंटिस्ट थे जिनका नाम था मैथाइस स्लेडेन, एम स्लेडेन। ही वॉज अ जर्मन बॉटनिस्ट। तो वो एक जर्मन बॉटनिस्ट थे, मतलब प्लांट्स के ऊपर वो काम करते थे। ठीक है, प्लांट्स बॉटनी एक ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें हम लोग प्लांट्स के बारे में स्टडी करते हैं, उसे बॉटनी कहते हैं। सिमिलरली जूलॉजी का मतलब होता है कि जो हम लोग एनिमल्स के बारे में स्टडी करते हैं उसे हम लोग जूलॉजी कहते हैं। तो दूसरे जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था थियोडोर श्वान। श्वान इन 1839 ही वॉज अ ब्रिटिश जूलॉजिस्ट। ठीक है, तो ये बॉटनिस्ट थे, ये जूलॉजिस्ट थे। दोनों ने ही काम किया, इन्होंने काम किया प्लांट्स के ऊपर और उन्होंने बताया कि ऑल द प्लांट्स आर मेड अप ऑफ और कंपोज्ड ऑफ सेल्स। और सिमिलरली इन्होंने भी बताया यही चीज कि जितने भी एनिमल्स हैं वो दे आर ऑल मेड अप ऑफ सेल्स। और उसके अलावा इन्होंने रिपोर्ट किया कि जो कोई सेल होती है एनिमल के अंदर वो सराउंड होती है एक आउटर लेयर से जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जाता है। सिमिलरली इन्होंने भी बताया कि लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स के को स्टडी किया, उसके बाद उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जितने भी प्लांट्स थे दे आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। तो इन दोनों ने ही लगभग सेम पोस्टुलेट थे कि यहाँ पे भी प्लांट्स भी सेल से बने हुए हैं, एनिमल भी सेल से बने हुए हैं। तो इन्होंने कंबाइन करके एक सेल थ्योरी दी। देखिए यहाँ पे दोनों ने ही अपनी अपनी थ्योरीज को मर्ज किया और एक सेल थ्योरी को फॉर्म किया, जिसके अंदर इन्होंने क्या बताया कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं दे आर ऑल कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड दे आर ऑल प्रोडक्ट ऑफ सेल। मतलब इन्होंने फर्स्ट जो सेल थ्योरी का पोस्टुलेट दिया इट वाज व्हाट कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सब कंपोज होते हैं सेल के और वो प्रोडक्ट होते हैं सेल के। उसके अलावा दूसरा जो उन्होंने पोस्टुलेट दिया था कि जो भी एक ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी होती है, ठीक है, और वो जो एक्टिविटी कोई ऑर्गेनिज्म परफॉर्म कर रहा है वो सम टोटल होती है उन एक्टिविटी की जो कोई सेल्स मिलके परफॉर्म कर रही होती हैं उसकी बॉडी में। तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट वही लिखा हुआ है कि एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म आर आउटकम ऑफ सम टोटल ऑफ ऑल एक्टिविटीज एंड इंटरेक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट सेल। तो वो ऑर्गेनिज्म जितनी भी सेल्स को कंटेन करके चल रहा है उनकी जो सम टोटल एक्टिविटीज हैं वो ही कंट्रोल करेंगी किस चीज को, उस ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटीज को। अब इन्होंने ये 2 चीजें तो बता दी, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि सेल्स आती कहां से है, मतलब सेल्स फॉर्म कहां से होती है। तो उस चीज को ऐड किया रोडोल्फ विर्को ने। रोडोल्फ विर्को ने एक पार्ट दिया जिसे लैटिन में कहा जाता है ओमनिस सेलुला ई सेलुला। तो ओमनिस सेलुला ई सेलुला का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ऑल सेल्स आर डिराइव्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। हर सेल किसी पुरानी प्री एग्जिस्टिंग सेल से फॉर्म होती है। अब हम लोग बात करते हैं ओवरव्यू ऑफ सेल की। देखिए सेल के अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, ठीक है। सेल्स को डिवाइड किया गया है प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक सेल के अंदर। सेल को कंपोज करने के लिए चारों तरफ से सराउंड करके रखती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल के बीचों बीच एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है जो जेनेटिक मटेरियल कंटेन करके रखता है। उसके अलावा बहुत सारे न्यूमरस स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जो फ्री फॉर्म में भी हो सकते हैं या बाइंडेड फॉर्म में हो सकते हैं, उन्हें राइबोसोम्स कहते हैं। तो इन सब की तो मैं डिटेल्ड बात करी जाएगी अभी, लेकिन अभी हम बात करते हैं कि जो सेल्स हैं वो बहुत ज्यादा डिफरेंटली, अगर मैं कहूं तो पॉलीमॉर्फिक फॉर्म में प्रेजेंट है। मतलब वो वेरी करती हैं साइज में, शेप में, स्ट्रक्चर में। तो कौन कौन सी सेल्स हैं, स्मॉलेस्ट सेल कौन सी होती है, लार्जेस्ट सेल कौन सी होती है, ह्यूमंस के अंदर सेल्स कितने साइज तक की हो सकती हैं,
तो यहाँ पे मैं बात करता हूँ, देखिए सेल डिफर ग्रेटली इन साइज, शेप एंड एक्टिविटी। स्मॉलेस्ट सेल होती है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा को पीपीएलओ, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म भी कहा जाता है, और इनका साइज बहुत छोटा होता है, 0.1 माइक्रोमीटर इन लेंथ। ऐसे ही अगर मैं इनको कंपेयर करूं बैक्टीरियल सेल से, तो बैक्टीरियल सेल 3 to 5 माइक्रोमीटर साइज की है। तो देखिए बैक्टीरियल सेल इनके कंपैरेटिवली कितनी बड़ी होती है। और जो लार्जेस्ट सेल है वो होती है ऑस्ट्रिच एग। ठीक है, अब बात करते हैं ह्यूमंस के अंदर। तो ह्यूमंस में आरबीसी जो होती है, इट इज अप टू 7 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। और जो सबसे लार्जेस्ट सेल ह्यूमन बॉडी की होगी वो नर्व सेल होती है, जो अप टू 1 मीटर जा सकती है। उसके अलावा शेप्स की बात करें तो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ शेप्स। अलग अलग जो सेल्स हैं उनकी अलग अलग शेप्स हैं। जैसे ह्यूमन बॉडी की बात कर लूं तो आरबीसीज की डिस्क शेप होती है। ठीक है, ये राउंडेड ओवल शेप के होते हैं, तो आरबीसीज आर डिस्क शेप। उसके अलावा स्पिंडल शेप की बात करूं तो जो हमारी स्मूथ मसल सेल्स होती हैं, दे आर स्पिंडल शेप। ठीक है, उसके अलावा कॉलमनर सेल्स होती हैं, जैसे हमारी इपिथेलियल सेल। ऐसे ही कॉलमनर की तरह ही हमारी एक इपिथेलियल सेल क्यूबॉइडल भी हो सकती हैं। जब हम लोग टिश्यू वाले पार्ट की बात करेंगे तो इनकी देखेंगे कि कैसे कैटेगराइज किया गया है कॉलमनर इपिथेलियल सेल को और क्यूबॉइडल इपिथेलियल सेल को। उसके अलावा थ्रेड लाइक जो और ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर किसका हो सकता है, नर्व सेल का हो सकता है। और इररेगुलर शेप किसकी होती है, जिनके कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर ना हो। जैसे अमीबा का कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर या शेप नहीं होती है तो उन्हें इररेगुलर कहते हैं। लेकिन ह्यूमन बॉडी में भी ऐसी सेल्स हैं जो अमीबॉइडल मूवमेंट शो करती है, अमीबा जैसा स्ट्रक्चर शो करती है, उन्हें कहते हैं हम लोग व्हाइट ब्लड सेल्स।